दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी का पार्ट 2 और ये पार्ट संबंधित है वर्णमाला से। लेकिन इसके पहले हम वर्णमाला को शुरू करने से पहले हिंदी के विकास के विषय में, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, उनको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर हम हिंदी वर्णमाला को क्लियर करते हैं। हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, हर कंपटीशन में बनते हैं जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है। तो उसके पहले हम आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है। दोस्तों, तो राष्ट्रभाषा की पहले बात करें हम, तो किसी भी राष्ट्र में हो जो भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का जिक्र ना हो करके जिक्र है राजभाषा का। और किसी भी राज्य की राजभाषा वह है जिसमें सरकारी कामकाज होते हैं, ये राजभाषा होती है। राजभाषा का जो उल्लेख है संविधान के भाग 17 अध्याय 1 और अनुच्छेद 343 की उपधारा 1 में इसका जिक्र है, जिसमें जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि क्या है, लिपि हमारी देवनागरी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि धारा 343 से 351 तक जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, उसका संबंध है राजभाषा से। तो इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि राजभाषा का उल्लेख किसमें है, भाग 17 अध्याय 1 अनुच्छेद 343 की उपधारा 1 में राजभाषा का वर्णन है, जिसमें राजभाषा हमारे संघ की बताई गई है हिंदी और लिपि बताई गई है देवनागरी। उसके बाद है अनुच्छेद 343 से 351 तक का संबंध किससे है, तो ये है राजभाषा से संबंधित है। उसके बाद फिर हिंदी का प्रचार प्रसार करना अनुच्छेद 351 के तहत केंद्र सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। हिंदी का प्रचार प्रसार करना, ये आप देख पा रहे हैं एक्ट 351 यानी 351 के अनुसार हिंदी का प्रचार प्रसार करना केंद्र सरकार का संवैधानिक कर्तव्य होता है, जिसके लिए 2 विभागों की स्थापना की गई है, जिसमें से पहला है हिंदी केंद्रीय निदेशालय और दूसरा जो विभाग है वो है राजभाषा विभाग। इसके तहत हिंदी का प्रचार प्रसार करना केंद्र सरकार का कर्तव्य बनता है संवैधानिक। नाउ अब हम आते हैं वर्णमाला पर। यहाँ पर तो दोस्तों, जो हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला है इसके विषय में कितने कुल वर्ण है इस पे विवाद है। ठीक है, कहीं 49 बताया गया, कहीं 46, कहीं 52 बताया गया है। तो ये एक एक्सेप्शन बन जाता है, यहाँ पे विवाद का विषय है। फिलहाल हम यहाँ पे इसको आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो ये 52 वर्ण बताए गए हैं, तो ये किसके अनुसार बताए गए, हिंदी व्याकरणाचार्य हैं एक डॉक्टर वासुदेव नंदन जी। तो डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 52 यानी कि 52 हो जाती है। लेकिन 49 कैसे होते हैं, ये चीज आप क्लियर यहाँ पे कर लीजिए। जो सरकारी देवनागरी लिपि एक्सेप्ट की गई है उसके अकॉर्डिंग 49 वर्ण है हमारे हिंदी देवनागरी में, सरकारी देवनागरी के अकॉर्डिंग। अब इसमें 49 है तो 52 में से 3 कौन निकल रहे हैं, 3 कौन निकल रहे हैं जिससे 49 बन रहा है। तो यहाँ पर जो डा, ढा और स्त्रा है, ये 3 ध्वनियां, इनको सरकारी देवनागरी लिपि में नहीं रखा गया है। इस तरीके से यहाँ पर जो हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या हो जाती है वो हो जाती है 49। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं यहाँ पर हिंदी वर्णमाला का जो वर्गीकरण है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण हुआ है हिंदी वर्णमाला का, तो ये है जो व्यंजन है इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। ये आप देखेंगे यहाँ पर का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। और 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों में 5 वर्ण हैं सभी में। आइए इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए का से लेकर का, खा, गा, घा, अंगा, ये हैं चाचा, दादा, इया, टाटा, डाडा, ऐसे करके 5 वर्ण है एक वर्ग में। अब यहाँ पर इससे संबंधित देखिए क्वेश्चन उठते कैसे हैं, बिल्कुल आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपके अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं, यहां पर बनते हैं
कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो होगा 25 होगा अगर वर्गीय व्यंजन पूछे। तो ये वर्ग है, इनको वर्गीय व्यंजन कहा गया है। एक में 5 है तो 5, 10, 15, 20, 25। तो वर्गीय व्यंजन पूछता है तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या होती है 25। अब उसके बाद यहां पर आपको बता देना चाहेंगे जो डा और ढा है इसकी जगह पर एक ये बन जाता है और एक ये बन जाता है। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों को कहा गया है द्विगुण व्यंजन, यानी 2 गुण वाले व्यंजन, और इन्हें डा और ढा की पूरक ध्वनि भी कहा जाता है। पूरक ध्वनि, डा और ढा को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। चाहे द्विगुण व्यंजन पूछे चाहे उत्क्षिप्त व्यंजन पूछे तो क्या हो जाएगा, डा ढा ये हो जाएंगे जो ये बिंदी के साथ हो जाएंगे। नाउ ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब यहां पर ये जो बनता है कि इसका उच्चारण स्थान बहुत बार पूछा गया है, एक एक लेटर देके पूछ लेता है कि टा का उच्चारण स्थान क्या है, बा का उच्चारण का स्थान क्या है, जा का क्या है। तो ये चीज हम क्लियर आपको यहीं पे कर देंगे। अब देखिए यहां पे, तो यहां पर हमने एक लिखा है फार्मूला, ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है। तो जो हमारा पहला का वर्ग है ये के से कंठ हो जाएगा या का, आप चाहे तो इससे याद करिए चाहे हिंदी से याद करिए, दोनों मैंने ऑप्शन के लिए यहां लिख लिया है समझने के लिए। तो जो पहला वर्ग है वो कंठ है, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ है, के से कंठ चाहे का से कंठ दोनों आप देख सकते हैं। फिर चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालव्य या तालु ही कहते हैं, तालव्य या तालु कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसको शा और यहाँ पर ये शा, ये है सा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, का वर्ग के जितने व्यंजन हैं सभी का उच्चारण स्थान होता है कंठ। उसके बाद चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान होता है तालव्य या तालु कहते हैं। फिर टा वर्ग का उच्चारण स्थान जितने भी इसके वर्ण हैं इसका होता है मूर्धन्य। नाउ चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत्य। फिर उसके बाद है पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ्य। ये दोस्तों ये क्लियर कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, केटीएम 2 ये सीरियल वाइज है, ये तो याद ही रहेगा, कावर्ग चावल टावल पावर। तो यहां पर केटीएम 2 चाहे का ता मुदा ओ, का ता मुदा ओ, का ता मुदा ओ, ये आप कैसे भी याद करिए, बस याद कर डालिए, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर जो हमने ये सा लिखा है, ये शा, तो ये सा भी कंठ के अंतर्गत ही आता है, इसका उच्चारण भी कंठ होता है और इस सा का उच्चारण मूर्धन्य होता है और इसका उच्चारण दंत से होता है। ये तीन चीजें अलग हैं इन वर्ग से, इसलिए हमने इसको यहाँ पे दिखा दिया है, याद रखिएगा। कंठ में ये आपका शिटी वाला शा है, फिर आपका खटकोण वाला शा मूर्धन्य में है और दंत में आपका सरवता वाला सा है। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज और बता दें, ये जो 5 वर्ण हैं अंतिम, इनको पंचमाक्षर भी कहा जाता है। पंचमाक्षर ध्यान दीजिएगा, इनको पंचमाक्षर कहा जाता है और दूसरे शब्दों में इन्हीं को अनुस्वार भी कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। अब यहाँ पर ये अनुस्वार है तो जो चंद्र बिंदी होती है उसे अनुनासिक कहते हैं, ये नोट करिएगा, हर किताबों में नहीं मिलती ये चीजें, ठीक है। तो पंचमाक्षर को क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन दे दिया, 4 दे दिया, जिसमें से कहिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक वर्ण है या कौन सा अनुस्वार वर्ण है, ऐसे करके पूछ लेता है। नाउ अब ये द्विगुण आपने जान लिया है कि द्विगुण व्यंजन कौन है, अनुनासिक और अनुस्वार क्या है। अब उसके बाद इसमें हम और कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5। अब यहां पर ये चीज ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण का मतलब क्या है, देखिए अल्प प्राण और यहां पर है महाप्राण। तो ध्यान दीजिए, अल्प का मतलब थोड़ा होता है, थोड़ा। तो अल्प प्राण, प्राण का मतलब यहां वायु से लिया गया है,
वायु, क्योंकि वायु भी हमारी जान ही है, वायु ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो अल्प प्राण का मतलब वे व्यंजन अल्प प्राण होते हैं जिनको बोलने में कम वायु निकलती है माउथ से, कम वायु, वो होते हैं अल्प प्राण। और जिनके बोलने में ज्यादा वायु हमारे माउथ से निकलती है वो होते हैं महाप्राण। तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। देखिएगा 1 3 5 यानी एक छोड़ करके 1 3 5 या कह लीजिए विषम, ये हमारे होते हैं अल्प प्राण, ठीक है। ये जो वर्गीय व्यंजन हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। ओके, नाउ अब यहां पर देखते हैं इसकी एक और खास पहचान है, वो कैसे हम जानेंगे। वैसे तो याद रहेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसके पहले रहा होगा आपके लिए ये कठिन कि कैसे हम याद करें अल्प प्राण और महाप्राण, लेकिन अब इसके बाद आपके लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होता है? अल्प प्राण, और दूसरा चौथा महाप्राण। अब एक इसकी पहचान दूसरी आप देख लीजिए, ये हर किताब में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए का, और ये खा बना हमारा केएच से, गा है जी से और जीएच से घा, और अंगा का होता है एन। तो हम यहां पर इस पे फोकस कर रहे हैं सेकंड वाले पे। ये हो गया सी एच से चा, सी एच एच एक्स्ट्रा जुड़ा, जे और जे एच से झा और एन से अंगा, बस बाकी सब में वही होगा, बस देखने के लिए हमने किया। यहां पर देखिए जिसमें एक्स्ट्रा एच जुड़ रहा है वो होता है महाप्राण। जैसे यहाँ के है, यहाँ पे इसके बाद जो खा रहा है उसमें के के साथ एच एक्स्ट्रा जुड़ गया तो ये हो गया महाप्राण। अब जी है, जी के बाद हमारा घा आ रहा है, जी सिंगल है और जी के साथ यहाँ एच जुड़ा तो ये हो गया महाप्राण। यहाँ पर सी एच, यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी इसमें जुड़ा है तो इसको नहीं मानेंगे, और उसके बाद अगले स्टेप में एच एक्स्ट्रा हो रहा है तो ये हो गया महाप्राण। जे है, यहाँ पे जे एच हो गया महाप्राण। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब ये चीजें ना सही लगे तो आप बस वही याद रखिएगा, ठीक है। 1 3 5 यानी 135 और 24 वाला फार्मूला। नाउ अब आते हैं हम आगे। ये अब यहाँ पर वर्गीय व्यंजन की संख्या मैंने आपको बताई, अगर पूछा जाए तो होते हैं कितने? 25 और प्लस 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल हो रहे हैं 27। अब उसके बाद वर्गीय व्यंजन के बाद यहाँ नंबर आता है अंतस्थ व्यंजन का। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या होती है 4, या रा ला वा, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन हमारे। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में शा, सा, सा, हा को रखा गया है, इनकी भी संख्या है 4। अब उसके बाद बचता है अंत में आपका संयुक्त व्यंजन। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है संयुक्त व्यंजन के साथ साथ। अब संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन देखिए 4 है, कौन कौन से? छा से छत्री, का और खटखड़ों वाले खा से बनता है। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि दोनों में हलंत ये लगा होता है। हलंत लगा होने का मतलब आप जानते हैं कि ये शुद्ध व्यंजन माने जाते हैं, अर्थात इसमें स्वर का समावेश नहीं होता। किताबों में आप देखेंगे तो ज्यादातर जगहों पे ये नहीं लगा है, मतलब पहले वर्ड में तो लगा है हल, लेकिन सेकंड में नहीं है, लेकिन सेकंड में भी होता है। अब तरह से ये चीजें भी पूछी जाती हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि छा से छत्री किन 2 वर्णों से बना है। तो ये त्रा से त्रिशूल हमारा बनता है ता और रा से, ज्ञा से ज्ञानी बनता है जा और ञ से, और स्रा ये बनता है शा और रा से। अब उसके बाद ये हो गए हमारे, अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो इनकी संख्या भी कितनी होगी? 4। अब हम आते हैं स्वर पे। स्वर हमारे देखिए ये हैं आपके 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, टोटल है स्वर हमारे 11। अब इसमें अंग और आहा जो हैं इन्हें स्वर ना मान के इन्हें क्या माना गया है? अयोगवाह माना गया है, ठीक है। अब इसमें ये जो आपका अंग है इसे माना जाता है अनुस्वार और आहा को माना जाता है विसर्ग। ये चिन्ह होता है और इसका ये होता है। अब यहाँ पर इन दोनों को अयोगवाह कहा किसने है? ये किशोरी दास जी ने इनको अयोगवाह की श्रेणी में रखा है, अर्थात ना तो ये शुद्ध व्यंजन है ना ही ये शुद्ध स्वर है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया है।
अब हम बात कर लें यहाँ पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 52 वर्ड्स बताए थे, उनको आप काउंटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया था 27 और 4 ये जोड़ लीजिए और ये जोड़ लीजिए 4 और फिर ये जोड़ लीजिए संयुक्ताक्षर 4, कितने हो गए 7 4 11, 11 4 35 और 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, हाथ आए 1 और 2 1, ये हो गए 3, 39 वर्ण हो गए 39। अब यहाँ पर स्वर आपके कितने थे 11 थे, तो 39 प्लस 11 और यहाँ पर 2 आपके जो हो रहे हैं अयोग हुआ, जोड़ लीजिए, तो 9 1 10, 10 2 12 और यहाँ 3 1 4, 4 1 5। इस तरीके से आपके टोटल 52 वर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हिंदी वर्णमाला से संबंधित जानकारी, और आपको ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहेंगी दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।